Brought to you by iTiN. But we're, of course, incredibly alarmed by these reports. Any transfer of Iranian ballistic missiles to Russia would represent a dramatic escalation in Iran's support for Russia's war of aggression against Ukraine. We have been clear, our partners throughout the G7 and the NATO summits have been clear that we're prepared to deliver significant consequences. I'm not going to get ahead of... अभी आप सुन रहे थे अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वेदांत पटेल को, जिन्होंने कहा कि रूस को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के सप्लाई देने वाली रिपोर्ट चिंताजनक है। इससे यूक्रेन में जंग भड़क सकती है। हम इसका माकूल जवाब देने के लिए तैयार हैं। 6 सितंबर को अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट पब्लिश की थी। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने भी अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ऐसा ही दावा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें रूस को सप्लाई कर रहा है। ईरान और रूस की ये सांठगांठ नई नहीं है। ईरान यूक्रेन युद्ध से पहले से रूस को ड्रोन सप्लाई कर रहा था। हालांकि जंग शुरू होने के बाद इसमें लगाम लग गई थी। ईरान ने जंग के बीच ड्रोन सप्लाई का आरोप कभी नहीं स्वीकारा। इसी बीच मिसाइल की सप्लाई पर चर्चा शुरू हो गई है। ईरान ने इस बार भी इनकार किया। कहा, ईरान पर आरोप लगाने वाले वे हैं जो दूसरे पक्ष को सबसे ज़्यादा हथियार दे रहे हैं। रूस ने क्या जवाब दिया? वो बोला, हमने ये रिपोर्ट देखी है। ज़रूरी नहीं कि हर बार इस तरह की खबर सच हो। हालांकि रास्ता इतना भी सीधा नहीं है। इनकार से आगे की कहानी और भी है। तो आज के शो में हम जानेंगे, क्या ईरान रूस को मिसाइलें दे रहा है? पश्चिमी देशों की आपत्ति की वजह क्या है? और रूस ईरान रिश्तों का इतिहास क्या है? नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी रूस ईरान की सांठगांठ की। पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। रूस आकार में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। उसकी ज़मीन एशिया से लेकर यूरोप तक फैली हुई है, जबकि ईरान वेस्ट एशिया में बसा है। दोनों देशों के बीच कोई ज़मीनी सीमा नहीं मिलती, फिर भी उनके बीच कई समानताएं हैं। रूस और ईरान दोनों कच्चे तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। दोनों पर पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा है। ईरान पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से, जबकि रूस पर 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के कारण प्रतिबंध लगा था। फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन में जंग शुरू की। इसके बाद प्रतिबंध और बढ़ा दिए गए। 2007 में रूस ने ईरान को CSTO में शामिल होने की दावत दी। CSTO माने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रूस ने यह संगठन नेटो को काउंटर करने के लिए बनाया है। इसमें सोवियत यूनियन से अलग हुए देश शामिल हैं। अब तक वेस्ट एशिया के किसी और देश को ये पेशकश नहीं की गई। अब इतिहास में चलते हैं। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1922 में सोवियत संघ वजूद में आया। उस समय ईरान की ज़मीन क़ज़ार वंश के अधीन थी। 1925 में ईरान में पहलवी वंश की शुरुआत हुई। रेज़ा शाह पहलवी के समय ईरान ने अमेरिकी और पश्चिमी देशों का साथ दिया। इसलिए सोवियत यूनियन ने ईरान में एंटी अमेरिकी और वामपंथी पार्टियों का समर्थन दिया। फिर 1979 का साल आया। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। अयातुल्लाह रूहुल्लाह ख़मैनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने। एक साल बाद इराक से जंग छिड़ गई। शुरुआत में तो सोवियत यूनियन न्यूट्रल बना रहा, बाद में उसने इराक को समर्थन दे दिया। जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन ने ईरान से दोस्ती की पहल की, मगर खोमेनी ने इससे इनकार कर दिया। फिर एक घटना घटी जिसने पूरी दुनिया की राजनीति को बदल कर रख दिया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। उससे अलग अलग देश बने। सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस के पास आया। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने। उन्होंने ईरान के साथ रिश्ते सुधारे। येल्त्सिन ने 1999 में पुतिन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सन 2000 में पुतिन ने चुनाव जीतकर रूस की सत्ता संभाल ली। तब से वो कुर्सी पर कायम है। पुतिन ने ईरान के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया है। 2007 में पुतिन पहली बार ईरान गए। तब रूस की खुफिया एजेंसी ने ईरान में पुतिन की हत्या का डर जताया था, मगर पुतिन ने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। बोले, खतरे के डर से मैं घर में तो बैठ कर नहीं रह सकता। पुतिन पहले रूसी नेता बने जिसने ईरान की यात्रा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों की डील भी हुई। पुतिन अब तक 5 बार ईरान जा चुके हैं। आखिरी बार जुलाई 2022 में पहुंचे थे, यूक्रेन जंग के महज 5 महीने बाद। इस यात्रा के दौरान पश्चिमी देशों ने ईरान और रूस के बीच हथियारों की डील के आरोप लगाए थे। ये तो हुआ दोनों देशों के रिश्तों का इतिहास। अब हालिया घटना पर लौटते हैं। पिछले कुछ दिनों से अमेरिकी मीडिया में ये लिखा जा रहा है कि ईरान ने रूस को शॉर्ट रेंज की मिसाइलें भेजी है।
अब तक उनके बीच ड्रोन्स के लेन देन की खबरें थी। अब मामला मिसाइलों तक पहुंच गया है। 9 सितंबर को यूरोपियन यूनियन यानी ईयू ने भी चिंता जताई। ईयू यूरोप के 27 देशों का संगठन है। उनके बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग का समझौता हो रखा है। अब इस मामले में अमेरिका ने सख्ती बरती है। 10 सितंबर को विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ईरान पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया। बोले, हमने ईरान को पब्लिकली समझाया, प्राइवेट में भी चेतावनी दी कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है, मगर वो नहीं माना। ब्लिंकन ने कहा कि रूस अगले कुछ हफ्तों में इन मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। और हमने इस मसले को और विस्तार से समझने के लिए मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड स्टडीज एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। हमने उनसे पूछा कि पश्चिमी देश रूस और ईरान के करीबी से क्यों चिंतित हो रहे हैं। कि ये जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है, जाहिर है ये जो करंट वर्ल्ड ऑर्डर है ये एक वेस्टर्न लेड ग्लोबल ऑर्डर है, ये अमेरिका द्वारा लेड ग्लोबल ऑर्डर है। और 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुई और कोल्ड वॉर को जिस तरह से अमेरिका ने जीता और एक हेजेमोनिक जो व्यवस्था स्थापित करी, चाहे वो मॉनेटरी सेंस में हो, चाहे वो सिक्योरिटी डिफेंस इस सेंस में हो, या वो स्ट्रेटेजिक सेंस में हो, तो जो कॉलिंग द शॉट्स जिसको कहते हैं जो दुनिया में, वो अमेरिका जनरली करता है। और जो सारी व्यवस्था आप देखते हैं वो भी उसके चारों तरफ है। इसको आइडिएशनल लेवल पे कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो फ्री वर्ल्ड की वैल्यूज हैं, ऐसा कहते हैं पश्चिमी देश अपने वर्ल्ड ऑर्डर। यूक्रेन वॉर के बाद हमें दिखता है कि रूस ने कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह एक मोर्चा खोल दिया है वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ। और ये सही है या गलत, इस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रेसिडेंट पुतिन के स्टेटमेंट्स को देखें, अगर आप रूस का जो एक इंपीरियल रशिया को दोबारा स्थापित करने का ड्रीम और उसके वजह से यूक्रेन में किया जाने वाला ये युद्ध, अपना जो बफर जोन है उसको बनाना और एक कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन और ये सारी चीजें वहां पे जुड़ी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज के देश कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो यूक्रेन वॉर में हमें इस तरह के फॉल्ट लाइंस दुनिया में फिर से दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ पश्चिमी देश है, दूसरी तरफ रूस को सपोर्ट करने वाला चाइना, और उसके बाद हमको ईरान जैसे देश देखते हैं और नॉर्थ कोरिया जैसे देश देखते हैं, जो सब अमेरिका द्वारा कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिनके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध, आपको पता है इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत लगाए गए हैं, और उनको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करने से रोका गया है, और कहीं ना कहीं इसको एक एक्सेस ऑफ इविल भी कहा गया है वेस्टर्न देशों के द्वारा। तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है वेस्ट को, तो प्रॉब्लम यही है कि वेस्ट की नजर में ये वो देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ और वेस्टर्न ऑर्डर के जो डूज एंड डोंट्स हैं, जो मिसाइल कंट्रोल रेजीम्स हैं, जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के जो रेजीम्स हैं, उनसे इतर बात करते हैं, अपने को एसर्ट करना चाहते हैं। इस वजह से इनमें ये फॉल्ट लाइंस डीपन होती चली जा रही हैं। रूस और ईरान के नजदीकी की आखिर वजहें क्या हैं? दोनों को एक दूसरे से क्या फायदा है? कि 2008 के पहले तक, 2014 के पहले तक रशिया जो है वो भी इसी वेस्टर्न लेड ऑर्डर का एक हिस्सा रहा है। रशिया हैज बीन अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन थिएटर ऑल्सो, क्योंकि जब 1991 के बाद जब विघटित हुआ है सोवियत यूनियन, उसके बाद जब पुतिन का राइज हुआ है, तो पुतिन के राइज के पीछे और रशिया को कंसोलिडेट करने के पीछे जो पुतिन ने पैसे कमाए हैं, उन पैसों को कमाने का बहुत बड़ा जरिया वो गैस है और वो ऑयल है जो उन्होंने यूरोप को बेचा है। और यूरोपियन देशों की दृष्टि से उनको ये लगता है कि रशिया को यूरोपियन थिएटर का हिस्सा बना के रखना एक नियो लिबरल लॉजिक के तहत पीस को इंश्योर करेगा, क्योंकि जब आपके आपस में बिजनेस के संबंध बहुत अच्छे होंगे तो आपको वॉर करने की कोई जरूरत नहीं लगेगी। ये जो ऑर्डर है ये आपको मोटा मोटा 2014 के पहले तक आपको ये ऑर्डर दिखता है। 2014 ही वो डेट है जब रशिया को वेस्टर्न ऑर्डर से हटा दिया गया। रशिया पहले G7 G8 हुआ करता था, रशिया को निकाल दिया गया। उसके बाद से धीरे धीरे रशिया में आपने देखा कि एक अलग तरीके की फिलॉसफी जो है वो पुतिन के अंडर जो है वो पनपी, जहां पे एक एंटी वेस्टर्न नैरेटिव की वेस्ट के खिलाफ हम अपनी जो इन्फ्लुएंस उसको कैसे स्थापित करेंगे। ईरान क्या है कि ईरान को जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट का नो हाउ है वो चाहिए, और रशिया उसको वो मुहैया करा रहा है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि अगर आप रशिया, ईरान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सारे देशों में एक कॉमन थ्रेड पाते हैं, वो ये है कि जो वेस्टर्न डोमिनेंस है उसको
अंडरमाइन करने का एक आपको कॉमन थ्रेड मिलता है। और इन सब के कारण अलग अलग हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि चाइना के कुछ और कारण है, रशिया के कुछ और कारण है, लेकिन ये जो कॉमनैलिटी है ये इन सबको एक सिंगल थ्रेड में पिरोती है। इसी को वेस्ट कहता है कि ये एक्सेस ऑफ इविल है। जिससे कि ऑफ कोर्स बाकी ग्लोबल साउथ और बहुत सारे देश इससे वो नहीं रखते, इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन ये वही है। तो फायदे के सेंस में क्या है, दो बातें हैं। एक आइडिएशनल बात है कि अंडरमाइन करना है हमको वेस्टर्न लेड जो ऑर्डर है उसको, और प्रैक्टिकल लेवल पे सिंपल सा एक बार्टर है कि पहले इन्होंने शाहिद दिए, इन्होंने टेक्नोलॉजी दी, उसके बाद क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में भी आता रहता है कि ईरान के पास ऑलरेडी वो कैपेसिटी है, वो जब चाहे कर सकता है, ऐसी तमाम रिपोर्ट्स आती रहती हैं। और अब जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके अगेंस्ट भी बेसिकली जो सबसे बड़ा बार्टर है वो इसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, क्योंकि आपको पता है कि रशिया जो है वो बहुत बड़ा एक न्यूक्लियर पावर भी है। ईरान पर रूस को ड्रोन के बाद मिसाइलों की सप्लाई के आरोप लगे हैं। क्या ईरान के हथियार रूस की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, और यूक्रेन जंग में ईरान के क्या हित छिपे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले ईरान का इंटरेस्ट क्या है। ईरान के दो इंटरेस्ट हैं। आइडिएशनल लेवल पे वेस्टर्न लेड डोमिनेंस को काउंटर करना ईरान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। आइडिएशनल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं आइडियोलॉजिकल वॉर है, वेस्टर्न डोमिनेंस के खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, ये एक इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, अपने को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का नो हाउ, ये प्रैक्टिकल सबसे बड़ा फायदा है ईरान को। एनीवे, कमिंग बैक कि रशिया को जरूरत जो पूरी हो सकती है, देखिए रशिया, ये बात हमें अब यूक्रेन वॉर के 3 साल के बाद समझ में आती है कि रशिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उतना रोबस्ट नहीं है जितना कि बाकी सब लोग इसको समझते थे। क्योंकि अगर वो उतना रोबस्ट होता तो ये 5 दिन की वॉर, 7 दिन की वॉर किसी भी सूरत में 3 साल तक नहीं चलने वाली थी। और रशिया के जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेशर है उसका अंदाजा इस बात से भी लगता है कि ना केवल ये पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हुई है, इसके पहले शाहिद ड्रोन्स जो है वो सारे के सारे ईरान से आते थे। नॉर्थ कोरिया के साथ अभी रशिया का डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ है, जहां पे बैलिस्टिक मिसाइल्स और तरह तरह के जो आर्मामेंट्स हैं, इक्विपमेंट है, वो नॉर्थ कोरिया से भी आ रहे हैं। और एम्यूनिशन, सबसे बड़ी बात, जो 122 mm 155 mm शेल्स तो नेटो स्टैंडर्ड की होती है, पर जो 122 mm शेल्स हैं जो सोवियत जो इक्विपमेंट पे यूज होती हैं, वो सारे के सारे जो आर्मामेंट्स हैं, वो एम्यूनिशन है, वो सारा रशिया के पास नहीं है। रशिया के पास मैन पावर बहुत ज्यादा है और रशिया के पास एक बहुत बड़ा बेस है, लेकिन इस वक्त यूक्रेन वॉर में जिस तरह से ऑन द मतलब बिल्कुल ऑन द पॉइंट आपको सारे का सारा सामान चाहिए, उस तरह का कैपेसिटी रशिया के पास नहीं है। तो ऐसे में वो जरूरत पूरी कर पाते हैं या नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा क्रूशियल सपोर्ट है रशिया को नॉर्थ कोरिया के द्वारा, ईरान के द्वारा, और इसके बाद चाइना के द्वारा, क्योंकि चाइना से वेपन्स तो नहीं आ रहे रशिया के पास डायरेक्टली, लेकिन चाइना से डुअल यूज टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारे इस तरीके के इक्विपमेंट आ रहे हैं जिसका उपयोग करके रशिया इस वॉर को लंबा खींच सकता है। पश्चिमी देश एक तरफ यूक्रेन को बेहिसाब हथियार दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो रूस को दूसरे देशों से मिलने वाले हथियारों पर सवाल उठाते हैं, प्रतिबंध लगाने की धमकियां देते हैं। इस दोहरेपन को आखिर कैसे देखा जाना चाहिए? बिल्कुल, देखिए दोहरा रवैया तो ये है कहीं ना कहीं, इसमें तो कोई मैं कहूंगी कि डाउट नहीं है कि अगर दो वॉरिंग पार्टीज हैं यूक्रेन और रशिया, तो यूक्रेन को जब हथियार सप्लाई होते हैं तो क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये, लेकिन रशिया को हथियार सप्लाई होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप इसको ऐसे आर्ग्यू करेंगे तो ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स ही लगेगा। लेकिन इस बात को भी कहीं ना कहीं समझना जरूरी है कि इस वॉर में एग्रेसर कौन है। यूक्रेन ने रशिया के टेरिटरी को इन्वेड किया है या रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरी को इन्वेड किया है। अगर आप यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ, जो कि भारत का भी ऑफिशियल मत है, चाहे भारत के जितने जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं आप उनको उठा के देखें, आपको दिखेगा कि इंडिया इज कमिटेड टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर एंड इंटरनेशनल लॉ। यूनाइटेड नेशंस चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के अनुसार यूक्रेन के 1991 बॉर्डर्स जो हैं वो उसके टेक्निकल बॉर्डर्स हैं, और उसका जो इन्वेजन है ये इन्वेजन रशिया के द्वारा किया हुआ है। लिहाजा जो दुनिया की नजर में जो बाकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर फोर्सफुली आपके लीगल बॉर्डर्स को कोई वायलेट करता है तो ग्लोबल जो कम्युनिटी है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अनुसार वेस्ट इस बात को आर्ग्यू करता है कि यूक्रेन अग्रेसर नहीं है, अग्रेसर रशिया है। यूक्रेन को हक है कि अपने को डिफेंड करे, और इस डिफेंड करने के लिए हम यूक्रेन की सहायता कर रहे हैं। ये एक बात हुई।
दूसरी बात जो आपने कहा कि जब वेस्ट यूक्रेन को हथियार भेजता है, एक और बात को क्लियर करना यहाँ जरूरी है कि वेस्ट यूक्रेन को हथियार भेजता जरूर है, लेकिन उस हथियार के साथ तमाम रेड लाइंस लगा के भेजता है कि आप रशियन टेरिटरी में इतनी दूर के आगे नहीं उसको वार कर सकते, आप रशिया के इन टारगेट्स को नहीं वो टारगेट कर सकते। आपको मालूम होगा बहुत सारी चीजें, F-16 पूरे 1-1.5 साल के स्ट्रगल के बाद अब F-16 डिप्लॉय हुए हैं। सिमिलरली आपने सुना होगा टॉरस मिसाइल्स, अभी तक टॉरस मिसाइल्स जर्मनी और बाकी देशों ने यूक्रेन को नहीं भेजी हैं। क्यों? क्योंकि ये एस्केलेटरी मानी जाती है कि ये इस वॉर के नेचर को एस्केलेट करेंगी। तो मैं यहाँ पे आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि वॉर इतने बाइनरी ढंग से नहीं लड़ी जा रही है। एक तरफ वेस्ट यूक्रेन को वेपन्स दे रहा है बिल्कुल, पर वो वैसे वेपन्स दे रहा है जिससे यूक्रेन सिर्फ अफ्लोट रहे। अफ्लोट शब्द का मायने होता है कि डूबे ना, है ना, लेकिन इतने वेपन्स नहीं दे रहा है कि वो इस पूरे के पूरे दलदल से बाहर आ जाए। तो मैंने आपसे कहा कि वेस्ट का जो स्ट्रेटेजिक कैलकुलस मुझे यहाँ पे समझ में आता है वो ये कि वेस्ट वांट्स टू ब्लीड रशिया ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया कि रशिया इसमें अकेला नहीं है, उसमें ईरान के स्टॉक पाइल्स हैं, उसमें नॉर्थ कोरिया के स्टॉक पाइल्स हैं, और ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे के सारा जो एक्सेस है ये वेस्टर्न ऑर्डर को अंडरमाइन करता है। तो वेस्ट को ये सूट करता है। अगर आप वेस्टर्न देशों का टोटल जीडीपी का परसेंटेज देखेंगे जो यूक्रेन को जा रहा है, तो वो 0.5% भी नहीं है। इतने थ्रो अवे प्राइसेस पे वेस्ट को कभी ये मौका नहीं मिलेगा कि वो न केवल रशिया बल्कि अपने और आर्च राइवल्स के स्टॉक पाइल्स को भी डिप्लीट करे। ईरान पर अब तक किन हथियारों की सप्लाई के आरोप लगे हैं, आइए ये समझते हैं। सबसे ज्यादा बहस शाहिद ड्रोन्स की है। ये एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है। ये फ्लाइंग बम की तरह काम करता है। इसका अगला हिस्सा विस्फोटक से लैस होता है। रिपोर्ट्स की माने तो इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जब उसे हमले के लिए जब तक कमांड न मिले वो अपने टारगेट पर मंडराता रहता है। टारगेट से टकराते ही धमाका होता है और इस प्रोसेस में ड्रोन खुद भी नष्ट हो जाता है। इससे जो इसके डैन हैं वो 2.5 मीटर लंबे होते हैं और रडार के लिए उन्हें पकड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ये 2500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकता है। इसकी स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। शाहिद ड्रोन्स की कीमत 1.5 लाख से 5 लाख भारतीय रुपये तक होती है। तो यही तक था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब हम सुर्खियां जान लेते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से आई है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के रिपब्लिकन सांसदों ने एक रिपोर्ट साझा की है। इसमें अफगानिस्तान से वापसी के दौरान फैली अराजकता के लिए बाइडेन सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है? लिखा है कि बाइडेन सरकार के पास अराजकता रोकने का पूरा मौका था ताकि अमेरिकी सैनिकों, नागरिकों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और अफगान सहयोगियों को बाहर निकाला जा सके, मगर सरकार ने हर कदम पर सुरक्षा की बजाय ऑप्टिक्स को तहरीर दी। बाइडेन ने जिद के तहत सैनिकों को वापस बुलाया, उन्हें सीनियर अधिकारियों की सलाह दरकिनार की। उन्होंने अफगानिस्तान सरकार की अपील को भी अनसुना किया। बाइडेन ने सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स और सलाहकारों पर भरोसा नहीं दिखाया। उन्होंने हमेशा अपनी राजनीति को राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रखा। उनके प्रशासन ने लगातार अमेरिकी जनता से झूठ बोला और गुमराह किया। वो डोनाल्ड ट्रंप के दोहा समझौता के साथ आगे बढ़े और फिर उन्हीं को दोषी ठहराने लगे। दरअसल जनवरी 2020 में ट्रंप सरकार ने तालिबान के साथ दोहा में समझौता किया। इसमें कुछ शर्तें तय हुई थी। कहा गया कि अगर तालिबान ने उन शर्तों को पूरा किया तो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ देगा। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तालिबान शर्तों का उल्लंघन कर रहा था, मगर बाइडेन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब इन आरोपों पर बाइडेन क्या बोले? अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान के केंद्र व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट को पक्षपाती और पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने जवाब में एक चिट्ठी जारी की। लिखा कि रिपोर्ट में ट्रंप से जुड़े फैक्ट्स को नजरअंदाज किया गया है। अब ये जान लेते हैं कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान में आखिर कर क्या रही थी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए। हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान में बैठा था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान का शासन चल रहा था। अमेरिका ने लादेन को सौंपने की मांग की। तालिबान नहीं माना। फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। 2 महीने में तालिबान को काबुल छोड़कर भागना पड़ा। फिर अमेरिका ने हामिद करजई को अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठाया, मगर अपनी फौज नहीं निकाली। उसने दावा किया कि अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये इतना आसान था नहीं। कुछ समय बाद ही तालिबान ने पलटवार शुरू कर दिया। बम धमाकों और गुरिल्ला हमलों का सिलसिला चलता रहा। अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़ती रही, मगर वो तालिबान को रोकने में नाकाम रहे।
फिर जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की पहल शुरू की। जनवरी 2020 में तालिबान के साथ समझौता कर लिया। जब तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी का समय आता तब तक ट्रंप कुर्सी से उतर चुके थे। ऐसे में वापसी की जिम्मेदारी जो बाइडेन के पास आई। उन्होंने 31 अगस्त 2021 को डेडलाइन तय की। उसके 2 हफ्ते पहले ही तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। तालिबान के पहुंचने से पहले तत्कालीन राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग चुके थे। इसके बाद एयरलिफ्ट कैंपेन विभत्स हो गया। 26 अगस्त 2021 को काबुल एयरपोर्ट के पास एक बम धमाका हुआ। इसमें 180 से अधिक लोग मारे गए। मरने वालों में 13 अमेरिकी सैनिक भी थे। इस घटना के लिए बाइडेन सरकार की खूब आलोचना हुई। 2023 में व्हाइट हाउस ने अफगानिस्तान से वापसी पर एक क्लासिफाइड रिपोर्ट और सारांश रिलीज किया। इसमें सारी जिम्मेदारी दोहा डील पर डाल दी गई। ये डील ट्रंप ने की थी। अब ट्रंप की पार्टी ने नई रिपोर्ट लाकर सारा दोष बाइडेन पर डाल दिया है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव सिर पर है। इस चुनाव में ट्रंप और कमला हैरिस के बीच टक्कर है। हैरिस बाइडेन सरकार में उपराष्ट्रपति का पद संभाल रही हैं। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। इन मसलों पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के शो की स्क्रिप्टिंग की थी साजिद और अंकुर ने। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।